नमस्कार, मैं रविश कुमार। मंगलवार को दिल्ली शांत नहीं हो सकी। जैसे ही लगता है कि हालात सामान्य हो रहे हैं, कहीं और से हिंसा और घायलों की खबरें आने लगती रहीं। इस हिंसा को नहीं रोक पाने के लिए कौन जिम्मेदार है, यह सवाल गृहमंत्री अमित शाह से शुरू होता है, फिर पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक पर जाता है, फिर उपराज्यपाल और फिर मौके पर तैनात पुलिस पर पहुंचते ही दोनों पक्षों में बढ़ जाता है, जो अपना अपना संतुलन खो चुके हैं और पथराव से लेकर गोलीबारी पर उतर आए हैं। गोली लगने से हुई मौत और घायलों की संख्या बता रही है कि दिल्ली में कितना कुछ बेलगाम सा हो गया है। 19-20 साल के लड़के ईंट चलाते देखे जा रहे हैं, डंडे लेकर चौराहे पर अपने अपने धर्म के रक्षक बने हुए घूम रहे हैं। सिर्फ गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 150 घायल भर्ती हुए हैं 2 दिनों में। उनमें से करीब 44 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। पहले यह संख्या 70 बताई गई थी। मंगलवार को गोली लगने से ही जो घायल हुए उनकी संख्या 21 है, जिन्हें जीटीबी अस्पताल में लाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि मंगलवार को दिन भर क्या हुआ होगा। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने बताया कि 12 साल के एक बच्चे को भी गोली लगी है। ये संख्या बताती है कि दिल्ली बेलगाम हो चुकी है। ये वीडियो आप विजय पार्क मौजपुर का देख रहे हैं, जिसमें ये लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ ये लड़का है जो हेलमेट पहना है और किस तरह से गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, गली में गोली फायर कर रहा है। इसके हाथ में बंदूक है, लाठियां हैं। तो सामने से गोलियां चलती रही दिल्ली में। न मालूम ये किस पक्ष का है, किस पक्ष को गोली मार रहा है, लेकिन एक इंसान की हत्या करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसे आगे की राजनीति की सेज सजाने के लिए दिल्ली को दिन भर खूनी होने दिया गया। इसका जवाब क्यों होने दिया गया मेरे पास नहीं है, लेकिन एक शहर में एक दिन 21 लोग गोली लगने से घायल अस्पताल पहुंचे। ये संख्या बेहद गंभीर है और 11 लोगों की मौत हो गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में क्या कुछ होने दिया गया। सोमवार की पूरी रात, मंगलवार पूरा दिन ट्विटर पर मरने वालों की संख्या एक अलग तरीके से बताई जा रही है, लेकिन हम आपको आधिकारिक संख्या ही बताएंगे कि जीटीबी अस्पताल के प्रमुख ने कहा है कि 11 लोग मरे हैं। जीटीबी के मोर्चरी से आती इस रुदन को आप क्या हिंदू और मुसलमान के रुदन में बांट सकते हैं? किसकी सिसकी है, किसका बिलखना है? या राहुल सिंह सोलंकी के पिता अपने को संभाल नहीं पा रहे, तो उन्हीं के पीछे बैठा शाहिद का भाई नासिर उसके शव के इंतजार में है। शाहिद बुलंदशहर का रहने वाला था, ऑटो चलाता था और 3 महीने पहले शादी हुई थी। राहुल सोलंकी मार्केटिंग कंपनी का टीम लीडर था। एक बहन सीआरपीएफ में काम करती है। दिल्ली के बदहवास हो जाने का नतीजा इन परिवारों ने जो भुगता है वो इस अस्पताल के बाहर दिखता है। कोई मोटरसाइकिल से लाद कर लाया जा रहा है भर्ती कराने के लिए, तो कोई रिक्शे में लाद कर लाया जा रहा है इस अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। एम्बुलेंस के आने का सिलसिला होता ही जा रहा है। इस तरह से घायल लाए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती करने के लिए लाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो परिजन हैं, जिनके परिजनों की मौत हुई है, वो किस तरह से बेसुध अस्पताल के मोर्चरी के बाहर पड़े हुए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर घायलों को अस्पताल ला रहे हैं। ये जो मंजर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अस्पताल लाया जा रहा है, कि गाड़ियां पहुंच रही हैं, एम्बुलेंस पहुंच रही हैं, लेकिन भागते भागते लाया जा रहा है और किसी तरह से दौड़ाकर भीतर लाया जा रहा है। बाहर शाम तक हम ये मंजर देखते रहे कि इस अस्पताल में लोग इस तरह से घायलों को लेकर आते रहे। दिल्ली बदहवास होती रही। शाहिद नाम के एक शख्स की मौत हुई है मुस्तफाबाद में। उसके पेट में गोली लगी हुई है। उसके भाई हैं, वो अपने छोटे भाई की यहाँ पर मर्चरी में डेड बॉडी रखी हुई है, उसकी खोज खबर करने के लिए आए हैं। ये कैसे हादसा हुआ है, ये कैसे घटना हुआ? वो ऑटो खड़ा करके आ रहा था पार्किंग में और वो घर जा रहा था, तो उधर ही दंगाइयों ने उसे पकड़ के और उसके पेट में गोली मार दी। अच्छा, हाँ। तो कब यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए आप लोग? हम रात को लेकर के आए थे उसे और इधर लाए तो उसे मृत घोषित कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि मर्चरी के सामने इस वक्त ये माहौल है कि एक बाप ने अपने जवान बेटे को खो दिया है। 26 साल का जवान बेटा था, इंजीनियरिंग कर चुका था और नौकरी जो है वो की तैयारी कर रहा था। और आप देखिए कि एक फादर ने अपना एक बेटा खोया है और उनसे आप देखिए कि ये दुख कितना ज़्यादा है। ये नहीं 2 महीने से इनके प्रदर्शन चल रहे हैं शांतिपूर्वक। अरे प्रदर्शन लोग थे, तरीके से लोग थे, ऐसे कैसे आग लगा करके छोड़ करके कपिल मिश्रा अपने घर में घुस गया।
अरे हम जैसों के बेटे खत्म, गरीबों के बच्चे मर जाते हैं और कोई भी सुनवाई नहीं होती है। कुछ भी कहीं भी कहो कोई सुनता नहीं है किसी की, कोई भी। कल ये माहौल खराब होना शुरू हुआ। कल 3 बजे से माहौल खराब होना शुरू हुआ है। मैं बराबर में सामाजिक कार्य करता हूँ, 20 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा हूँ। मैंने बार बार सूचना दी, कोई सुनवाई नहीं की, ना फोर्स भेजी। 2-3 बार मेरी बात हुई 112 पे, लेकिन कोई पुलिस नहीं आई। अगर फोर्स फोन नहीं उठाया, एसीपी, डीसीपी, सीपी, एसएचओ, कोई फोन नहीं उठाता। जैसा कि रवीश ने बताया कि सिर्फ जीटीबी अस्पताल का आंकड़ा बताता है कि 44 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। सारे अस्पतालों के आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, ना पुलिस के पास हैं। पुलिस ने भी जीटीबी अस्पताल का ही आंकड़ा दिया, लेकिन सेंट स्टीफेंस अस्पताल में भी 28 साल के तरुण को गंभीर चोट लगी है ईंट पत्थर से। उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है, न्यूरोसर्जन के निगरानी में रखा गया है। तरुण बिहारीपुर मोहल्ले का है। इसी अस्पताल में 25 फरवरी की सुबह 4:15 बजे सीलमपुर से शाह मोहम्मद को लाया गया। उसे जांघ में गोली लगी है। शाह मोहम्मद का ऑपरेशन हुआ है। तरुण और शाह मोहम्मद फिलहाल ठीक हैं, ऑब्जर्वेशन में हैं। दिल्ली पुलिस के डीसीपी, जो शाहदरा के डीसीपी थे, अमित शर्मा की मैक्स अस्पताल में ब्रेन सर्जरी हुई है। उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है, मगर अब खतरे से बाहर हैं। अमित शर्मा का हथियार भी छीन लिया गया है। उसे हासिल करने के लिए पुलिस तरह तरह की बातें कर रही है। एसीपी गोकुलपुरी आईपीएस अनुज कुमार भी घायल हैं, जिनका इलाज मैक्स अस्पताल में ही चल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मैक्स जाकर उन्हें देखा। दिल्ली पुलिस ने आज शाम अपने जवान शहीद रतन लाल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सलामी देने के वक्त पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक भी मौजूद नजर आए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। दोपहर 12 बजे के आसपास सोमवार को रतन लाल को दयालपुर थाने के पास गोली लगी थी। पहले पत्थर लगने से घायल होने की बात आई थी, लेकिन अब ऑटोप्सी रिपोर्ट बता रही है कि उनके बाएं बाजू में गोली लगी, जो फेफड़े को पार करती हुई दाएं बाजू में जाकर अटक गई। इस वजह से बचाना मुश्किल हो गया। रतनलाल गोकुलपुरी की एसीपी के रीडर थे। आपको बताया कि एसीपी अनुज कुमार भी दंगे में घायल हुए हैं। दिल्ली के बुराड़ी के अमृत विहार कॉलोनी में रहते थे रतनलाल, लेकिन रतनलाल राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। रामगढ़ शेखावटी के तिहावली गाँव के हैं। रतनलाल 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके 3 बच्चे थे। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जयपुर से शहीद रतनलाल के गांव गई। रतन के परिवार उसे शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है कि उन्हें दर्जा दिया जाए। देश का कहना है कि ज़्यादातर जो घर की जिम्मेदारी थी वो कांस्टेबल रतनलाल पे ही थी। रतनलाल जी पे थी वो। कितने बड़े थे आपसे? वो 3 साल बड़े थे। तो घर का सारी जिम्मेदारी मतलब उनकी तनख्वाह से ही चलती थी? हाँ जी, उनकी तनख्वाह से चलती थी। अब आज आपकी मांग क्या है? उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके बाद जो भी है नौकरी वगैरह वो दी जाए परिवार के सदस्य को, क्योंकि उनके परिवार के आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है उनके पीछे। छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, छोटे बच्चे हैं 3। उनका भरण पोषण कौन करेगा? इसी चक्कर में उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और बच्चों के भरण पोषण के लिए कुछ सरकार अपने हिसाब से कुछ करे, यही हमारी मांग है। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार शाम को हालात के सामान्य होने का दावा किया था और सारी जगह यही खबरें चली, लेकिन रात भर इलाके से वीडियो आते रहे जिनमें हिंसा की भयावह तस्वीरें थीं। लोग असहाय होकर मीडिया को बचाने की अपील करते रहे कि हमारे इलाके पुलिस भिजवा दीजिए, तो हमारे इलाके दमकल गाड़ियां भिजवा दीजिए। इसके बाद भी इस जगह पे पत्रकारों के लिए रिपोर्ट करना मुश्किल हो गया है। दोनों मजहबों के पक्ष, दोनों समुदायों के पक्ष ने पत्रकारों पर एक तरह से हमले किए हैं। उनका मजहब पूछा गया है, उन्हें रिकॉर्ड करने से रोका गया है, जो रिकॉर्ड किया उसे डिलीट करवाया गया। मारपीट भी हुई है, पत्रकारों के साथ गोली भी लगी है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करने वाले आकाश को गोली लग गई है। आकाश मौजपुर इलाके से रिपोर्टिंग कर रहे थे। आकाश को GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका अभी इलाज चल रहा है, इस स्थिति में है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार अनिंद्य चट्टोपाध्याय ने 25 फरवरी के अपने अखबार में लिखा है कि उसके सर पर तिलक लगाया गया। बोला गया कि अब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। आनंद से पूछा गया कि हिंदू हो तो उस बिल्डिंग की तरफ क्यों जा रहे हो तस्वीर लेने जो जल रही है, यानी जिसे जलाया गया है। उसके बाद ये कहा गया कि पैंट उतार कर लिंग से मजहब की पहचान करेंगे। कई चैनलों और अखबारों के पत्रकारों को मजहब और चैनल के हिसाब से पहचान की गई, उन्हें निशाना बनाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स के फोटोग्राफर संचित खन्ना के सामने एक गाड़ी जला दी गई और फिर उसके बाद बाइक जला दी गई। संचित ने पुलिस चौकी के पास अपनी बाइक खड़ी की, लेकिन भीड़ थाने के बाहर खड़ी गाड़ी जला दी।
इंडिया टुडे की तनुश्री पांडे ने ट्वीट किया कि दोनों ही पक्ष अपने अपने हिसाब से पत्रकारों के साथ मारपीट और धक्का मुक्की कर रहे थे। तनुश्री ने लिखा है कि 10 लोगों ने उसे पकड़ लिया और मार देने की बात और गाड़ देने की बात करने लगे। स्क्रोल ने छापा है कि मौजपुर एरिया में कई पत्रकारों के साथ मारपीट हुई। बहुसंख्यक समाज के लोग जब एक अल्पसंख्यक घर पर हमला कर रहे थे तब हमलावरों ने पत्रकारों को मजबूर किया कि अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किए गए फुटेज को मिटा दें। इसी जगह पर एनडीटीवी के अरविंद गुणाशेखर और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला के साथ मारपीट हुई। अरविंद के दांत टूटे, उसे चोट आई। सौरभ को भी अपनी पहचान साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। सौरभ के फ़ोन को तोड़ा गया, वीडियो डिलीट कर दिया गया। उन्हें एक दूसरे चैनल CNN की पत्रकार ने बचाया। दोनों को ये मज़हब की पहचान पूछी गई। हम यहाँ पर पिछले 5 साल से लाए जा रहे थे। दिल्ली ने बता दिया कि मेहनत बेकार नहीं गई। इन खतरों के बारे में हमने आपको 5 साल से लगातार आगाह किया है और आप उसका अंजाम देखिए कि जो आज दिल्ली ने अपना नज़ारा पेश किया है। दोनों तबके एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। पुलिस वाले बेहद कम सड़कों पर दिख रहे थे, जाहिर सी बात है क्योंकि सकरी गलियां और वहां पर आगजनी की खबरें होने लग गई। हम एक करावल नगर के इलाके में पहुंचे पैदल। हमने अपने कैमरामैन दूर कर दिए थे कि कहीं कहीं अगर कैमरा देख करके लोग भड़क न जाएं। तो अगर हमारे सामने घरों को आग के हवाले कर रहे थे लोग, पत्थरबाजी हो रही थी, तमाम तरीके की धार्मिक गालियां दी जा रही थी और वो दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी। फिर हम लोग वहाँ से निकले और हमने 1 बजे का लाइव निधि आपके साथ किया और बताया किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हो रहा है। उसके बाद आगे से तमाम खबरें आने लग गई और तमाम लोग, हमारे व्यूअर्स SMS फ़ोन कर रहे थे कि घिराव हो गया है, गोलियां चल रही हैं और हालात बहुत ख़राब हैं। नूर इलाही में वहाँ पर आगजनी की खबरें आ रही थी। हम लोग रिंग रोड पे ही थे और हमें खबर मिली कि आगे किसी एक धार्मिक इमारत को तोड़ा जा रहा है और आग लगाया जा रहा है। वो रिंग रोड, चौड़ी रिंग रोड, फ्लाईओवर वाली रिंग रोड, दिल्ली के सपनों का शहर वाला फ्लाईओवर, बिल्कुल बढ़िया रोड। हम लोग चला के शूट करते हैं। हमारे सहयोगी अरविंद गुणशेखर हमारे साथ थे, हमारे अंग्रेजी चैनल के। हमारे 2 कैमरामैन आजम और अशोक माले हमारे साथ थे और हम लोग गए और हमने कैमरा दूर से ही खड़ा कर लिया फ्लाईओवर में और हम लोग फ़ोन से शूट करने लग गए। हमारे आंखों के सामने सैकड़ों की भीड़ उस रिलीजियस उस धार्मिक स्थल को तोड़ती है, उसको आग के हवाले करती है और हम कोशिश करते हैं कि फ़ोन से शूट कर लें। और जब हम जाने लग जाते हैं तो अरविंद हमारे सहयोगी थोड़ा सा आगे थे हमसे, उन्हें एक आदमी दौड़ के पकड़ लेता है। हम थोड़ा पीछे थे और उनको पीटना शुरू कर देते हैं बिना कुछ पूछे और उनके हाथ में लाठी, डंडे, रॉड सब कुछ है। और हम एक बार मुड़ के देखते हैं कि हमारी गाड़ियाँ लगभग 300 मीटर दूरी पर हैं। कैमरामैन निकलेंगे तो उनको भी पीट देंगे। हमारे साथ एक और चैनल CNN की एक सहयोगी थी रंजन, वो भी हमारे साथ थी, हमारे पीछे थी। हमें लगा कि ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते अपने साथी को और हम उनको जब बचाने गए तो उनको लाठी से उनके सर पे मार रहे थे। पुलिस लगभग 500 मीटर की, मतलब 1 किलोमीटर दूरी पे थे, हमें देख नहीं पा रहे थे और पुलिस को भी, क्योंकि जिस जगह हम लोग थे उसके आसपास के इलाकों में भी दंगे भड़के हुए थे। तो पुलिस की कोशिश थी किस तरीके से वो जो तमाम दंगे हैं जो गलियों से वो मुख्य सड़क पर ना आ जाए, एक अगर आ गया तो बाकी ना आ जाए, तो पुलिस उनको कंट्रोल करने में लगी हुई थी। तो वहां पर हमें मारना शुरू कर दिया और फिर अरविंद को बचाने के लिए उन्होंने रॉड सर पे मारने जा रहे थे, तो फिर हमने हाथ लगाया, वो कंधे पर लगा, हमारे एक लाठी थी। उसके बाद कुछ घूंसे मारे और ऐसा लगा कि ये अंतिम है, अब शायद बच नहीं पाऊंगा। कभी ऐसा लगा? आज एक्सपीरियंस हुआ? बिल्कुल ऐसा लगा आज की नहीं बच पाए, क्योंकि वहाँ पर तमाम लड़के थे, छोटे बच्चे, 15-16 साल के बच्चे भी थे और कुछ बड़े भी थे और बड़े बात सुन रहे थे, छोटे बात सुनने को तैयार नहीं। हमारे सहयोगी परिमल के साथ भी धक्का मुक्की हुई और एक और सहयोगी मरियम को भी चोट आई। सुरक्षा बल मंगलवार को भी लूटपाट नहीं रोक सके, ना हिंसा रोकी। दोनों समुदाय के लोग जो जहां पर संख्या में भारी थे दूसरे पर हमला कर रहे थे। कहीं मामला एक तरफा हो रहा था तो कहीं दो तरफा। दोनों तरफ से आमने सामने से पत्थर भी चलते हुए के वीडियो आए हैं और सब अपने अपने हिसाब से व्हाट्सएप में वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा काम हो गया इस वक्त। आपसे विनती है कि ऐसे वीडियो से सावधान रहें, खासकर जिनमें धार्मिक इमारतों के नुकसान की तस्वीरें हैं। इन्हें ना तो वायरल करें, ना ही इनसे उत्तेजित हों। लोगों की जानें गई हैं, दुकानें लुट गई हैं, रोजी रोटी का जरिया बर्बाद हो गया है। शांति और मदद पर ध्यान दीजिए। कोई भी वीडियो तब तक फॉरवर्ड मत कीजिए जब तक यह ना पता हो कि किसने रिकॉर्ड किया है, कब रिकॉर्ड किया है और किस जगह का है। फैज़ान अशरफी की दुकान जला दी गई है। फैज़ान की आयुर्वेदिक दुकान है जिसका नाम अशरफी दवाखाना है।
20 साल की मेहनत से फैजान ने यह दवाखाना बनाया था। होलसेल मार्केटिंग करते हैं। करावल नगर के खजूरी खास में उनकी ये दुकान थी। यहाँ दवाइयाँ रखी हुई थी करोड़ों रुपए की। सब कुछ बर्बाद हो गया। वो होलसेल ऑल इंडिया ट्रेडिंग करते हैं। इन्होंने बीमा भी नहीं कराया था। कोई ना है, मैं तो बच्चों को निकाल किसी भी तरीके से कोशिश करके यहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस का, पुलिस का अरेंजमेंट करवा दिया जाए। यहाँ माहौल बहुत तनावपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे घर के पास जहाँ मेरी दुकान जलाई गई है उसके पास सभी जगह बहुत बुरा हाल है। किसी भी तरीके से करके इस मामले को सुलझाया जाए, बड़े लोगों को बिठा करके, समझदार लोगों के साथ बैठ करके या जैसे भी है इसको सॉर्ट आउट करवा दिया जाए। कल शाम से रात को मेरी दुकान पूरी तरह जला दी गई। मैं रात से पूरी तरह सुबह तक लगा रहा उसमें। 2 करोड़ का माल मेरा जल के खाक हो गया। 20 साल की मेहनत जरा सी देर में मेरी सब खत्म हो गई। तो इस पागलपन ने यहाँ पहुँचा दिया। वो लोग जो दुकानों को लूटने और जलाने निकले हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। एक ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था संकट से गुजर रही है, एक इलाके की पूरी अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद की जा रही है। मजहब की पहचान कर दुकानें जलाई गईं और दुकानें छोड़ी गईं। मुस्तफ़ाबाद के नईम का एक पैर नहीं है। कूलर में जो घास लगती है उसका काम करते हैं। मंगलवार दोपहर उनकी फैक्ट्री में आग लगा दी गई। 15 लाख का नुकसान हो गया। हमारे मकान में आदमी थे काम करने वाले, हमारा कूलर की घास का काम है। और जो वहाँ लोग थे बेचारे काम के, उनको निकाल के वो अपने कमरे में शिफ्ट करा उन्होंने, और बेचारों ने बड़ी हेल्प करी। लेकिन वहाँ फिर एकदम से पूरी भीड़ आ जाती है और उन्होंने क्या करा कि सबको ना ये उनको भी ये कहा कि या तो इन्हें ऐसे निकाल दो वरना तुम्हें भी हम मारेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इनको ऐसे निकाल लो। और पूरा एक उगर होके बहुत सारे आदमी आए, पेट्रोल लेके गए और ताला तोड़ के हमारे मकान में घास में सब में आग लगा दी। हमारे 2 मकान, एक 200 गज का उसमें भी आग लगा दी और एक 150 गज का उसमें भी आग लगा दी। बहुत सारे आदमी आए थे, लेकिन बेचारे जो हमारे पंडित जी हमारे पड़ोस में, उनको भी ये कहा कि यहाँ से निकाल दो। वो बेचारे दो करके हमारे आदमियों को लेकर लोनी की तरफ को जाके छोड़ के आए हैं। उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी बेचारों ने। उनको भी बेचारों को धमकी दी गई और वो हमारी, जब से हम आए वो हमारी बेचारे पहले से हेल्प करते आ रहे हैं। लगभग नुकसान तो बहुत है, मैं कितना बताऊँ, लगभग ये मान लो 14-15 लाख रुपए तो कम से कम होगा। ऐसी बर्बादी आई है। नईम ने कहा कि कुछ हिंदुओं ने बचाने की कोशिश की, कुछ लूटने और जलाने में लगे थे। इस तरह की बात फैजान ने भी बताई कि एक भीड़ ने उनकी दुकान खाक कर दी तो करावल नगर की यादव गली के हिंदुओं ने फ़ोन कर कहा, आपके घर की रक्षा हम करेंगे, आप चिंता ना करें। इसी गली से, यादव गली से, एक परिवार ने हमसे ये तस्वीर साझा की। ये एडवोकेट एजाज अहमद का परिवार है। करावल नगर की गली में अकेला यही रह गया था, बाकी सारे मुस्लिम परिवार चले गए थे। मंगलवार दोपहर भीड़ आई और यहाँ के दुकानों को लूटने लगी। यहाँ कुछ हिंदू परिवार रहते हैं, मगर उनकी संख्या उतनी नहीं थी कि हथियारों से लैस हिंसक भीड़ को रोक सकें। भीड़ को जाने के बाद इस गली के कई हिंदुओं ने मिलकर एजाज अहमद के परिवार को उनके रिश्तेदार के यहाँ जाकर छोड़ा। BL शर्मा, मोंटी, पप्पू बंसल और रविंद्र और कईयों ने इन्हें बचाया। इन सब को हमारी तरफ से बधाई। बड़े बड़े नेता जहाँ घरों में दुबके रहे, वहाँ कुछ लोग ब्रिज बिहार में सड़क पर बाहर आए और नारे लगाने लगे ताकि शांति बहाल हो। इनमें भी ज़्यादातर हिंदू थे। इनका नारा था कि हम अपनी कॉलोनी का माहौल खराब नहीं होने देंगे। हम अपनी कॉलोनी का माहौल, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता। अजीब सी दिल्ली हो गई है। पत्रकारों को दोनों मजहब के लोग निशाना बना रहे हैं। दोनों मजहब के लोग एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। दोनों मजहब के लोग पुलिस से शिकायत करते फिर रहे हैं कि फलां लोग हमारे घर और दुकान में घुस गए और पुलिस नहीं आई। यहाँ पे बहुत पब्लिक आई। पब्लिक आने के बाद जो है ना, 2 बजे के बाद ठेका तोड़ने की कोशिश की। तो हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले गए और हमने लॉक लगा दिया। उसके बाद पब्लिक ने जो है ना पूरा उसको उखाड़ दिया, शटर को, और अंदर घुस गए और अंदर से पेटियां निकाल के पब्लिक पे मार रहे थे। उसमें बियर्स भी थी, वाइन्स भी थी। लगभग 75-80 लाख रुपए का वाइन्स जो है बाहर फेंक दिए और जो इलेक्ट्रिक जो सामान है वो सारा डैमेज कर दिया है। और उसमें जो CCTV है वो फाड़ के ले गए हैं, स्कैनर ले गए हैं।
और एलईडी टीवी था उसको तोड़ गए, पूरा अंदर से बिल्कुल तहस नहस कर दिया। क्या परेशानी हो रही है? वहाँ पे हमारी मौसी जी हैं, बुरजपुरी नाले से पहले अरुण मॉडल स्कूल है, उसमें आग लगा दी और मुसलमान सब हिंदुओं के घर में घुस रहे हैं। वहाँ पे हिंदुओं के घर है और वहाँ पे सारी लेडीज हैं और वो कम से कम 2 घंटा हो गया हमको रेगुलर फोन करते हुए। 100 नंबर पे फोन कर रहे हैं, 100 नंबर पे फोन उठा रहे हैं। जो एनसीपी है इनको भी बोल दिया, कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब बताओ हम किससे मदद मांगे? मुस्लिम कह रहे हैं कि हिंदुओं ने दुकान जला दी, हिंदू कह रहे हैं मुसलमानों ने दुकान जला दी, और दोनों कह रहे हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। जो नुकसान हुआ वो भाईचारे का हो गया। इस हिंसा में कितना हिंदू का गया, कितना मुसलमान का बांट कर छांट कर कब तक देखा जाए। गया तो देश का आपसी विश्वास है। यह इतना मुश्किल समय हो गया है कि कब कौन सा हिस्सा हमारी बात का काट कर वायरल कराने लग जाएं आईटी सेल वाले, और आप पूरी बात को समझे बगैर उसके झोंके में आने लगे, समझना बहुत कठिन है। अफवाहों ने लोगों पर कब्जा कर लिया, उनके दिलो दिमाग पर। आईटी सेल सक्रिय हो गया है, आप सतर्क रहें। गोकुलपुरी के टायर मार्केट में रात भर आगजनी हुई है। सुबह तक पुलिस आग बुझाती रही। न जाने कितने लोगों का बिजनेस हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। 224 दुकानें हैं, 2 दर्जन से अधिक दुकानें सुबह तक जलकर राख हो गई थीं। ये गोकुलपुरी का इलाका है, ये गोकुलपुरी का टायर मार्केट है जहां पर अब भी आग लगी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, आग लगी हुई है। टायर की जो टायर मार्केट है यहाँ का बहुत बड़ा, पूरे मार्केट को आग लगा दी गई है। सब कुछ राख हो गया और अब भी यहाँ पर आग लगी हुई है, आग जल रही है। और ये देखिए, आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ धुआं दिखाई देगा। दुकानें बंद थी और यहाँ पर आग लगाई है आकर के उपद्रवियों ने, हिंसा करने वालों ने। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर दुकानें बंद थी और कुछ दुकानें जो अंदर की हैं वो बच गई हैं, और यहाँ की बाहर की जो सारी दुकानें हैं वो जला के राख कर दी गई हैं। कुछ दुकानों में लूटपाट भी की गई है तमाम इलाकों में। और यहाँ फिलहाल लोग थोड़ा संयम बरत रहे हैं, शांति बनाए रखें, एक दूसरे को समझा रहे हैं कि संयम शांति बनाए रखें, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है वो बेहद नाजुक और तनावपूर्ण बनी हुई है। और ये तस्वीरें गोकुलपुरी की हैं, गोकुलपुरी टायर मार्केट की हैं, जहां पर रात भर उपद्रव हुआ है और इन तमाम दुकानों को जलाकर राख कर दिया गया है। हमारे सहयोगी सौरभ ने सुबह बातचीत की थी, लेकिन शाम को जब हमने इस मार्केट के दुकानदार और एसोसिएशन से बात की तो उन्होंने बताया कि दिन में दोबारा यहां पर आग लगा दी गई, जिसमें सभी दुकानें, ज़्यादातर दुकानें, 100 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई हैं। 50 लाख से भी ज़्यादा यहां का नुकसान हुआ है। हम बहुत सी तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहे हैं, न दिखाएंगे। हमारे बहुत सारे संवाददाताओं के साथ मारपीट की है, वो बहुत जगह नहीं जा सके हैं, तो ये मुमकिन है कि हो सकता है कि कुछ और जगह की तस्वीरें या पक्ष हम ना दिखा पा रहे हों। घायल और हिंसा की तस्वीरें आपको फिर से उसी मोड़ पर ले जाएंगी जहां से बदहवासी फैली है। चांदबाग, भागीरथी विहार, शिव विहार, खजूरी खास, भजनपुरा, यादव गली, ब्रिज विहार, करावल नगर, अशोक नगर, मोहल्लों के भीतर जो उत्पात मचा है, जिस तरह से हेलमेट पहनकर हाथों में डंडे और तलवारें लेकर लोग हमले कर रहे हैं, भयावह है। परिमल हमारे सहयोगी जब सुबह, मंगलवार की सुबह इन इलाकों की सड़कों पर गए तो उन्होंने क्या देखा, आप देखिए। दुकानें कहीं भी खुली नहीं हैं। कुछ दुकानों पे इस बात के भी निशान आपको मिलेंगे कि वो जलाए गए हैं। आप देखिए आगे जाके आपको जले हुए दुकान भी मिलेंगे। मारुति सुजुकी का एक शोरूम है जो जला हुआ आपको नजर आएगा। जो जितनी भी दुकानें हैं, एक तरीके से पूरे इलाके की ऐसी स्थिति है जहां पे समझिए कि जो जहां है वो वहीं कैद है। निकलने से लोगों को डर लग रहा है और दिल्ली फिलहाल जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है वो डरा रही है। आप एक भी दुकानें दोनों तरफ, फिलहाल हम एक तरफ आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं, एक भी दुकान यहां पर खुली हुई नजर नहीं आएगी। तमाम दुकानें बंद हैं। जो लोग बहुत मुश्किल में वो होंगे वही निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ अगर दूसरी तरफ दिखाएं तो आपको ये तस्वीर ज्यादा नजर आएगी कि देखिए लोगों का जमावड़ा कहीं कहीं पर जरूर है, धीरे धीरे लोग जुटे हुए जरूर आपको नजर आएंगे। लेकिन जो दुकानें आम दिनों में खुली हुई नजर आती थी वो हिंसा की तस्वीर के बाद से वो बंद है। पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर नजर आएगी, जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद आपको नजर आएंगे। और ऐसे ही हालात सिर्फ भजनपुरा, यमुना विहार के इलाकों में नहीं बचे, जो कोचिंग वाले इलाके हैं या फिर जो दुकान वाले इलाके हैं। जो तमाम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है, जो 8 किलोमीटर का डायमीटर है, जिसमें आप जाफराबाद मान सकते हैं, मौजपुर मान सकते हैं, गोकुलपुरी कह सकते हैं, और उसके बाद यमुना विहार हो गया, भजनपुरा हो गया, खजूरी चौक के आसपास का इलाका हो गया, करावल नगर पुस्ता का इलाका हो गया। ये तमाम वो इलाके हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित हैं।
अभी अभी हमने प्राइम टाइम के शुरू में बताया था कि दिल्ली के दंगे में मरने वालों की संख्या 11 है, लेकिन अब 13 हो गई है। सोचिए किस तरह से संख्या बढ़ रही है। ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो से अपनी समझ बनाते नजर आ रहे हैं। उन सभी वीडियो को खारिज नहीं किया जा सकता, उन वीडियो से भी काफ़ी कुछ पता चलता है। कुल मिलाकर एक दर्शक के रूप में देखें तो आपके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है। आप चैनल पर कुछ देख रहे हैं, ट्विटर पर कुछ और देख रहे हैं, आधिकारिक रूप से कुछ और सुन रहे हैं, अनाधिकारिक रूप से कुछ और देख रहे हैं। हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने ट्वीट किया है कि वो आज इलाके में गए थे कि मौजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन से लौट रहे थे तो काफ़ी तनाव था। मीडिया को दोनों समुदायों की तरफ से शत्रु भाव का सामना करना पड़ा। श्रीनिवासन ने ट्वीट किया कि विजय पार्क की दूसरी तरफ कबीर नगर, जो एक मुस्लिम एरिया है, वहां छतों से लोग पत्थर फेंक रहे थे। फिर श्रीनिवासन एक दूसरा ट्वीट करते हैं कि विजय पार्क गए, जो कि एक हिंदू इलाका है, वहां पर मुसलमान की दुकान लूटी जा रही थी। एक लड़का आया और कहा कि मुसलमानों की दुकान है, लूटपाट चल रही है, आप कुछ भी ले लो। इंडियन स्पोर्ट्स की दुकान जल रही थी। तो इस तरह से आपसी विश्वास अब टूट गया है लोगों के बीच में, उसे बनाना पड़ेगा। उन्हीं के बीच कुछ लोग हैं जो कुछ बचा भी रहे हैं ताकि आने वाले कल में पूरी तरह शर्मिंदा ना होने पड़े। बहुत से हिंदू जो हैं वो मुसलमानों को बचा रहे हैं, बहुत से मुसलमान हिंदुओं को बचा रहे हैं। स्क्रोल की एक रिपोर्ट आई है कि यमुना विहार के लोगों ने मानव श्रृंखला बना ली ताकि बच्चे सुरक्षित स्कूल तक पहुंच जाएं, क्योंकि आसपास पुलिस नजर नहीं आ रही थी। गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे दोनों के लिए खोले हैं कि हिंदू और मुसलमान जिसे भी लगता है कि ठिकाने की जरूरत है, गुरुद्वारा आ जाएं। इस बीच आप सोच रहे होंगे कि हिंसा के दोषी क्या कभी पकड़े जाएंगे? इसका जवाब मुश्किल है। इसी का जवाब नहीं मिल रहा कि 3 दिनों तक हिंसा क्यों नहीं रुक सकी। लाल टी शर्ट में जो लड़का सोमवार को गोली चलाता दिखा था, उसने 2-3 गोलियां चलाई हैं इस वीडियो में। इसका नाम शाहरुख है। यह सीलमपुर के चौहान बागड़ का रहने वाला है, 22 साल का है। सोमवार को चर्चा उड़ गई कि शाहरुख नागरिकता कानून के समर्थकों के बीच का है, क्योंकि उसके पीछे कुछ भगवा झंडा सा दिख रहा था। इस पर कई लोग ट्वीट करने लगे, लेकिन ऑल्ट न्यूज ने तुरंत जांच कर पर्दाफाश कर दिया। शाहरुख नागरिकता कानून के विरोधियों के बीच से निकल कर आया था। पीछे जो नारंगी रंग का झंडा बताया जा रहा था, वो झंडा नहीं है बल्कि क्रेट से सामान रखने का की चीज है। इसके बारे में अभी और डिटेल आने बाकी है। शाहरुख के बारे में, जैसे जो उसने गोली चलाई वो किसे लगी, कहां लगी, सच्चाई का सामना बाकी है। कई लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाकी हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब आते हैं पुलिस की भूमिका पर। पुलिस की भूमिका पर कई तरफ से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये बात और है कि पुलिस के 50 से अधिक जवान और अफसर घायल हुए हैं। पुलिस को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस भी हिंसा की शिकार हुई है। पुलिस का एक जवान रतनलाल भी शहीद हुआ है। हालात की गंभीरता समझी जा सकती है, लेकिन क्या पुलिस ने अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयास किए? रविवार को डीसीपी खुद कपिल मिश्रा के सामने लाचार नजर आ रहे थे और कपिल मिश्रा उनके सामने धमकियां दे रहे थे। पुलिस की भूमिका को लेकर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दंगाई पुलिस के साथ देखे गए हैं। पुलिस दंगाइयों को पत्थर मारने के लिए उकसा रही है। रॉयटर का ये वीडियो है। भीड़ की तैयारी देखिए। हेलमेट पहने हुए लोग हैं और गदर मचा रहे हैं। हाथों में पत्थर है, पत्थर चला रहे हैं। पुलिस खड़ी है और कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसी पुलिस को देखकर किसका भरोसा खत्म नहीं होगा। इस तरह से पुलिस पत्थर मारने वालों को कवर अप दे रही है। क्या इस पुलिस से कोई उम्मीद की जा सकती थी? अब दूसरा वीडियो देखिए तो ये और भी भयावह है। इसमें 4-5 लोग बेहोशी की हालत में गिरे हुए हैं। घायल अवस्था में कराह रहे हैं 5 लोग। पुलिस वाला इनसे जनगण मन गवा रहा है। पुलिस की इस क्रूरता को देखते हुए ट्विटर पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। मगर सोचिए कि सांप्रदायिकता और नफरत किस हद तक जवानों के भीतर भी घुस गई है। इसका एक नमूना आप इससे देख सकते हैं। पुलिस ने कहा है सूत्रों के अनुसार कि इन दोनों वीडियो की जांच की जा रही है। ये वीडियो वाकई दिल्ली पुलिस का शर्मनाक चेहरा पेश करते हैं। दिल्ली पुलिस को कुछ और वीडियो की भी जांच करनी चाहिए। जैसे किसी ने छत से ये रिकॉर्ड किया है और ये काफी वायरल है। इसमें लोग पत्थर जमा कर रहे हैं। वहीं पर एक पुलिस वाला भी खड़ा दिखाई दे रहा है, देख रहा है और इशारा कर रहा है, पत्थर डलवा रहा है। यह वीडियो चांद बाग का बताया जा रहा है, लेकिन जांच का विषय है। पुलिस ने 11 FIR किए हैं। कई कंपनियां तैनात की गई हैं। कई वीडियो ऐसे मिले हैं जिनमें
हिंसा करने वाला चीख रहा है कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। कई पत्रकारों ने अपनी रिपोर्ट में, अकाउंट में लिखा है कि दिल्ली पुलिस कुछ करती नजर नहीं आ रही, दिल्ली शांत नहीं हो सकी। गृह मंत्री के यहां बैठक हुई, सबने बाहर आकर एक दूसरे में भरोसा जताया कि हालात को नियंत्रित करने के लिए सभी कदम उठाए जा चुके हैं। बुधवार से 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। छात्रों तक ऐसी खबरें और तस्वीरें पहुंच रही होंगी, उनके मन पर क्या असर पड़ रहा होगा। अभी अभी खबर आई है कि सीबीएसई ने फैसला किया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में बुधवार की परीक्षा नहीं होगी। किसी ने नहीं सोचा, सबने अपने अपनी राजनीति की सोची, तर्क तैयार किए जा चुके हैं, उन्हीं तर्कों से अब काम चलने वाला है। इन खतरों की कब से बात कर रहा था, क्या अब कोई बात कर रहा है कि देश के गृह मंत्री कहां हैं, कहां थे, उनके रहते दिल्ली में यह दंगा कैसे हुआ? ईंट के टुकड़े जमा करता हुआ इस लड़के को देखते हुए आप दिल्ली के बारे में सोचिए। यह वीडियो काफी लंबा है, मैं काफी देर तक इसे ईंट जमा करता हुआ देखता रहा। यह अकेला है मगर ईंट जमा कर रहा है, इसके भीतर बाहर की भीड़ घुस गई है, इसलिए अकेला होकर भी इसे अकेला नहीं लगता। यह भीड़ बन चुका है और सामने से हमलावर भीड़ के आ जाने पर पथराव के जवाब की तैयारी कर रहा है। सोशल मीडिया के इनबॉक्स और हैशटैग्स आपको इसी भीड़ के लिए तैयार करते हैं। वायरल आपके भीतर उत्तेजना पैदा करता है और इस तरह से जाकर आप ईंट चुनने लगते हैं। यह लड़का अकेला नहीं है, 12 से 15 साल के लड़के इस हिंसा में लाठी डंडा लेकर घूम रहे हैं। आप जिस दिल्ली को देख रहे हैं उसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी। आप चाहें तो इसे अब भी रोक सकते हैं, क्या आप चाहेंगे? या फिर ये लोग वैसे होते हैं, वो लोग वैसे होते हैं, इसका हिसाब आप व्हाट्सएप के इनबॉक्स में करने लग जाएंगे। लेकिन किसने इस हिंसा को शुरू किया, साबित होना बाकी है। शायद हुई ना कभी। कपिल मिश्रा के बयान की बात की जा रही है। गौतम गंभीर बीजेपी के एमपी ने कहा कि उनके बयान की आलोचना की है, लेकिन क्या कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप प्राइम टाइम देख रहे हैं। एक ही अपील है कि आप किसी भी मजहब को मानने वाले हों, इस हिंसा को मत मानिए, रोक दीजिए। नमस्कार।